साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी बुक क्षितिज से चौथा चैप्टर कवि जयशंकर प्रसाद की कविता आत्मकथ्य को पढ़ेंगे। कविता पढ़ने से पहले आइए कवि जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जानते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से जयशंकर प्रसाद एक थे। सन 1937 में उनका निधन हो गया। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृतियां मानी जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। वे कवि के साथ ही साथ सफल गद्यकार भी थे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक हैं, तो कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह हैं। प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती। छात्रों, आइए जानते हैं कवि जयशंकर प्रसाद को आत्मकथ्य कविता लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली। एक बार प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथ्य विशेषांक निकालना तय हुआ था। प्रसाद जी के सभी मित्रों ने क्या किया, आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे सहमत न थे। इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता है आत्मकथ्य। यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद जी ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया है। इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है, तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी। आइए अब हम आत्मकथ्य कविता को पढ़ते हैं। आत्मकथ्य। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लो करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की।
मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथे बनी है, उसकी स्मृति पाथे बनी है, थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे, सुनकर तुम क्या भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं, अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। छात्रों, आइए आत्मकथ्य कविता की व्याख्या देखते हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। प्रस्तुत पद्यांश छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। यह कविता आत्मकथ्य से ली गई है। इस कविता में कवि ने अपने जीवन के सुख दुख, पीड़ा, क्षोभ, आकांक्षा और अभाव में जीते हुए जो उन्होंने जीवन जिया था, उन सब का मार्मिक पक्ष यहाँ पर रखते हुए उन्होंने पाठकों के सामने अपनी कथा को यहाँ पर रखा है। जब बात आई प्रेमचंद के द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले हंस पत्रिका की, जिसमें आत्मकथा का प्रकाशन किया जा रहा था, वहाँ पर इन्होंने अपनी इच्छा नहीं व्यक्त किया कि मैं आत्मकथा लिखूंगा, लेकिन उनके मन में जो द्वंद्व चल रहा था उसके कारण उन्होंने क्या किया, एक कविता लिखी जिसका नाम है आत्मकथ्य। आत्मकथ्य कविता लिखने की जो उन्हें प्रेरणा मिली, वहीं से प्रेरणा मिली कि जब उनके साथियों ने कहना शुरू किया कि आप भी अपनी आत्मकथा लिखिए, तो वे क्या कहते हैं कि मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। वो कहते हैं कि जो मन रूपी हमारा भंवरा है वो अतीत की उड़ान भर देता है। जैसे ही कोई कहता है कि आप भी अपने कहानी, मधुप मतलब होता है क्या, भंवरा, गुनगुना, भंवरा क्या करता है, गुनगुनाता है। तो वो कह रहे हैं कि जब मुझे ये कहा जाता है कि आप भी अपनी कहानी लिखें, तो जब मैं याद करता हूँ पुराने बीते हुए समय को, तो हमारा मन रूपी जो भंवरा है गुनगुनाते हुए क्या करता है, पुरानी बातों को अनायास ही याद करने लगता है। और वो अनायास ही जो बीती हुई यादें हैं, सुख की कथाएं हैं, दुख की कथाएं हैं, कवि की आंखों के सामने ऐसे चलने लगता है जैसे चलचित्र, जैसे आप टेलीविज़न में चलचित्र देखते हैं, इसी प्रकार से उनके भी सामने वो तमाम बातें घूमने लगती हैं। मन रूपी भंवरा कवि के आसपास गुनगुनाते हुए अतीत की कहानी सुना रहा हो। फिर कहते हैं कि मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कह रहे हैं कवि के जीवन रूपी जो आशा, आकांक्षा, सूखियाँ, आनंद, जोश और ये सब जो हरा भरा एक समय था, लेकिन आज क्या है, परिस्थितियां बदल गई हैं। परिस्थितियां आज उनके अनुकूल नहीं हैं बल्कि विपरीत हैं। तो अब एक एक करके पत्ती क्या हो रही है, मुरझा करके गिर रही हैं। कवि का जीवन रूपी वृक्ष मानो पतझड़ का सामना कर रहा हो, इस प्रकार से लग रहा है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां अर्थात सूख करके पत्तियां गिर रही, अर्थात यहाँ पर कवि का जो जीवन है वो इस समय ऐसा लग रहा है दुखों को से भरा हुआ है या दुखों का सामना कर रहा है। देखो कितनी आज घनी, माने किस प्रकार से आज और भी ज्यादा दुख बढ़ गया है। इस प्रकार से लगता है कि उनका जो जीवन रूपी वृक्ष है उसमें इस समय पतझड़ आ गया है। तात्पर्य यह है कि कवि के जीवन में दुख, निराशा, कष्ट और उदासी के अलावा कुछ खास इस समय दिखाई नहीं दे रहा है। इस समय की स्थितियां यही हैं कि उनके सामने कई प्रकार के दुख हैं। जब वो याद करते हैं किसको, कि अगर हम आत्मकथ्य अपना लिखें और पुरानी बातों को याद करते हैं तो उन्हें इस प्रकार से लगता है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, इस गंभीर अनंत नीलिमा, अनंत नीलिमा मतलब होता है अंतहीन विस्तार, अनंत नीलिमा मतलब होता है अंतहीन विस्तार जिसका कोई अंत ना हो। तो ऐसा कौन है, आसमान है जो नीला भी है और अंतहीन भी है, असंख्य जीवन इतिहास। तो वो कह रहे हैं यहाँ आकाश से मतलब नहीं है बल्कि मतलब इससे है
कि ये जो साहित्य रूपी संसार है, जिसमें तमाम बड़ी बड़ी विभूतियां आईं और चली गईं, उन्होंने अपने इतिहास, अपने जीवन के इतिहास के बारे में लिखा। जीवन इतिहास कह रहे हैं ना, तो उन्होंने अपने जीवन के इतिहास के बारे में लिखा, आत्मकथा लिखा। बहुत से ऐसे महान पुरुष आए और लिख करके चले गए, लेकिन क्या हो रहा है, आगे क्या कह रहे हैं, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। लेकिन जो उन्होंने लिख कर चले गए, जो बहुत से लोगों ने लिखा, तो लोग पढ़ने के बाद क्या करते हैं, उनके दुख, उनके कष्ट, उनकी बातों को पढ़ने के बाद कोई संवेदना इंसानों के अंदर पैदा नहीं हो रही है, बल्कि वो क्या करते रहते हैं, मलिन उपहास मतलब गंदा उपहास या मजाक बनाते रहते हैं। इस प्रकार की हम लोगों के बीच यह लोग मतलब ये लोग करते ही रहते हैं। आज के ऐसे लोग हैं जो कि उसको पढ़ने के बाद, उनकी आत्मकथा को पढ़ने के बाद कुछ अच्छा नहीं बल्कि गंदी बातें ही व्यंग करते रहते हैं, मजाक करते रहते हैं, गंदा उपहास करते हैं। इस प्रकार से वे बता रहे हैं। आगे क्या कहते हैं कि तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी। तब वो कहते हैं, जो साथी उनको कह रहे थे कि आप भी आत्मकथा लिखिए, तब उनसे वो कहते हैं तब अब बताओ तुम लोग अभी भी कहते हो मुझसे कि जो भी मेरी दुर्बलताएं हैं, मेरी कमियां हैं, जो भी मेरे अंदर दुर्बलताएं हैं, कमियां हैं, उनको मैं क्या करूं, सार्वजनिक करूं दूं, सभी को बता दूं, सबके सामने खोल कर रख दूं। इससे क्या फायदा होगा बताओ तुम लोग। जब देखते हो कि तमाम लोगों ने जो अपनी आत्मकथा लिखा है उसमें तमाम व्यंग लोग करते हैं, तो इसके बावजूद तुम लोग मुझसे कहते हो कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं, तब तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। और ये बताओ कि अगर मैं अपनी आत्मकथा लिख भी डालूं, मान लो मैं लिखता हूं, तो क्या सुख तुम्हें मिलेगा, तुम सुनकर सुख पाओगे, तुम उसे पढ़ करके क्या सुख पाओगे, देखोगे जब गागर रीति। और जब तुम देखोगे, गागर रीति मतलब यहाँ पर ये है कि गागर मतलब हुआ घड़ा, रीति मतलब खाली, तो यहाँ घड़ा नहीं बल्कि हमारा खाली मन। अगर तुम इसको पढ़ोगे और देखोगे कि इसमें कुछ नहीं है बल्कि खाली ही सब कुछ है, तो क्या तुम्हें मिल जाएगा इससे, तो तुम कौन सा सुख मुझसे प्राप्त कर लोगे। और इस प्रकार से जब तुम्हें लगेगा कि अच्छा इसके अंदर तो कुछ था ही नहीं, खाली है, या कि जो इसके अंदर आगे अभी बताएंगे कि क्या क्या चीजें हैं, उन चीजों के कारण किस प्रकार से तुम्हें ही दुख हो सकता है, वे अपने मित्रों को भी कह रहे हैं। देखिए कहते हैं, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कहते हैं कि अगर मैं लिखूंगा, और होता ये है कि जब कोई भी अपनी आत्मकथा लिखता है तो उसमें सारी बातें स्पष्ट करके लिखी जाती हैं, चाहे वो दुर्बलताएं हों या आपकी कमियां या आपकी अच्छाइयां या जीवन में आपके साथ जो जो घटा है। तो वो कह रहे हैं अपने मित्रों को कि अगर मान लो मैं लिखूं तो कहीं ऐसा ना हो कि उसको पढ़ने के बाद तुम्हें लगे कि प्रसाद जी के जीवन में जो खालीपन है, जो कष्ट है, जो दुख है, उसका कारण मैं हूं। अपने आप को तुम ना मान लो, अपने आप को ना समझने लगो, और अपने आप को मान करके तुम भी अपने मन को भारी कर लो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। ऐसा तुम्हें लगे कि मैंने प्रसाद के जीवन की तमाम सुख था उसको छीन लिया और अपने सुख को भर लिया, इस प्रकार से ना लगने लगे। क्योंकि मेरे दुख में, जो जीवन में मेरे कष्ट हैं, उन कष्टों को तुम ये ना समझने लगो कि मेरे कारण ही कहीं प्रसाद को ये कष्ट मिले हैं। फिर आगे क्या कहते हैं, यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। यह विडंबना, यह एक विडंबना है कि मैं तो बहुत ही एक सरल इंसान हूँ। सरलते मतलब सरल, तेरी हंसी उड़ाऊं, मैं अपने सरल जीवन की, मैं अपनी एकदम सरल जीवन की हंसी क्यों उड़ाऊं, जबकि मैं देखता हूं कि तमाम जो अभी तक आत्मकथाएं लिखी गई, चाहे वो जितने भी महान व्यक्ति की हो, लोग पढ़ने के बाद उसका हंसी उड़ाते हैं। तो मैं अपने इस छोटे से सरल से जीवन की क्यों हंसी उड़ाऊं, भूलें अपनी, क्या बताऊंगा मैं, भूलें अपनी बताऊं, जो मेरे अंदर कमियां थी उससे मैं बताऊं, या प्रवंचना औरों की, या दूसरों की जो घृणा थी, दूसरों का जो हमारे प्रति धोखा था, जो दुष्प्रवंचना मतलब होता है धोखा, तो दूसरे लोगों ने जब मुझे धोखा दिया है, या उसको मैं दिखलाऊं, या उसको मैं बताने की कोशिश करूं। मैं क्या लिखूंगा आत्मकथा, अगर मैं लिखता भी हूं तो किन चीजों के बारे में मैं लिख दूं, ये आप लोग बताएं। फिर आगे कहते हैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। या कि हमारे जो वो बहुत ही अच्छे समय थे, जिस समय उनकी प्रीतिमा अर्थात उनकी पत्नी साथ में थी,
एक बात यहाँ पर आप लोगों को बता दूं छात्रों कि जो इनका जीवन था जयशंकर प्रसाद का, बहुत ही कम समय एक तो जीवन में मिला इनको। 47 वर्ष की मात्र उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। बचपन में ही माता, भाई सभी का देहांत, और जल्दी ही इनकी जो पत्नी भी है वो भी ख़त्म हो जाती हैं। घर की ज़मीन जायदाद दूसरे लोग छीनने लगते हैं। तो तमाम जो कष्ट थे, तमाम दुख थे, उन दुखों के बारे में आगे ऊपर बात करते हैं। इसीलिए यहाँ पर अपने मित्रों पर भी कटाक्ष करते हैं कि जब मैं लिखूंगा, अगर ये सारी बातें मैं लिखूंगा तो आप लोग मेरे दुखों के कारण को समझ पाओगे। आगे क्या कहते हैं, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं। वो कहते हैं कि जब मैं अपनी पत्नी के साथ था तो उस सुनहरे दिनों को मैं कैसे लिखूं, मैं उनको कैसे बता दूं आप लोगों को, मधुर चांदनी रातों की। और जब मैं चांदनी रातों में अपने प्रीतमा के साथ, अपनी पत्नी के साथ में जो मैं बातें करता था, जब उनके साथ मैं जो क्षण बिताए हैं, जो उनके साथ मेरे पल बीते हुए हैं, उन सबको मैं कैसे सार्वजनिक करूं। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली बातों की, और उन चांदनी रातों में आपस में बात करते हुए खिलखिलाकर हंसते, अर्थात उस समय के जो अच्छे हमारे पल थे उसे मैं सार्वजनिक कैसे कर दूं। कहाँ मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। और वो क्या कह रहे हैं कि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख रहा था। मुझे वो सुख कहाँ मिला जिसका मैं स्वप्न देख रहा था, जिस प्रीतमा को लेकर के मैं स्वप्न देख रहा था, वो स्वप्न ही रह गया। मैं जैसे ही जागा तो मेरी बाहों में आलिंगन मतलब होता है मेरे बाहों में आना, आते आते मुस्का मतलब मुस्कुरा कर, मेरे बाहों में आते आते मुस्कुरा कर वो भाग गया, अर्थात मुझे छोड़ करके चली गई। आगे क्या कहते हैं, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अरुण मतलब होता है लाल, कपोलो मतलब गाल, मतवाली मदमस्त, अनुरागनी मतलब होता है प्रेम भरी भोर, उषा मतलब होता है सुबह। तो वो क्या कह रहे हैं, सुहाग मतलब सुहाग, कि इसमें ये बता रहे हैं कि जो हमारी प्रीतमा थी उसके लाल गालों से ऐसा लग रहा है कि जब सुबह हो रही, प्रेम भरी सुबह जब हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि उसके गालों की लालिमा से ही जो सुबह की रोशनी होती है, जैसे सूरज जब सुबह निकलता है देखते हैं आप कि पूरब में एक लालिमा छा जाती है, तो वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हमारी प्रीतमा के जो गालों के लालिमा है उसको चुरा करके ही उषा रूपी जो रागनी है या प्रेम भरी जो सुबह है वो सुहागिन बनी हुई है, वो सुहागिन लग रही है। ऐसा लग रहा है वो वहाँ से ही इसको चुरा करके, वो लाल किरणें चुरा करके वहाँ पर वो सुहागिन बनी हुई है। जिसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, जिसकी स्मृति अर्थात जिसकी यादें, स्मृति मतलब यादें, पाथे बनी है मतलब कि पाथे बनी स्मृति रूपी संबल, अर्थात जीने का एक संबल, एक सहारा। थके पथिक की पंथा की, थके मतलब थके हुए, पथिक मतलब होता है राहगीर, पंथा मतलब रास्ता। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उस हमारी प्रीतमा की जो स्मृतियां हैं, जो उनकी यादें हैं, आज क्या है, हमारे जीने का एक रास्ता है, एक जीने के लिए हमारे वो संबल है जिसके सहारे मैं आगे अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ अपनी प्रीतमा के। तो ऐसी चीज़ों को मैं कैसे सार्वजनिक करूँ, कैसे आत्मकथा में लिख दूँ। सीवन की उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, कह रहे हैं सीवन मतलब होता है सिलाई, उधेड़ कर मतलब उसको उखाड़ करके, कंथा मतलब होता है गुदरी या कथरी जिसको आप बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि हमारी जो जीवन की कथरी है या हमारे अंतर मन की जो पीड़ाएं हैं, अंतर मन में जो हमारे कष्ट भरे हुए हैं, उसके सीलन को उधेड़ करके क्यों तुम खुरेदना चाहते हो, जो हमारे पुराने जख्म हैं उसे क्यों तुम फिर से खुरेदना चाहते हो, उसे फिर क्यों हरा करना चाहते हो। यहाँ पर कतरी या गुदरी का मतलब वो नहीं है कि कतरी के धागे क्यों खींचना चाहते हो, बल्कि हमारे जीवन में जो कष्ट थे उसे फिर से क्यों हरा करना चाहते हो। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ, और अपने जीवन की ये छोटी छोटी घटनाएं जो थी, यह हमारा ये जो छोटा सा जीवन है, इसकी मैं बहुत बड़ी कहानी कैसे लिख दूँ। जैसे कि तमाम लोग अपनी आत्मकथा लिखते हैं, बहुत बड़ी बड़ी आत्मकथाएं लिख देते हैं, तो मेरा तो जीवन बहुत ही छोटा है, मैं इतनी बड़ी आत्मकथा कैसे कहूँ।
क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? ये बताइए, आप लोग अपने मित्रों से कहते हैं कि ये अच्छा नहीं है कि मैं औरों की सुनूं और स्वयं क्या रहूं, मैं मौन रहूं, दूसरे की ही बातों को सुनूं, दूसरों को ही सुनूं, अपनी इस प्रकार की कथाएं ना कहूं। फिर आगे क्या कहते हैं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। सुनकर भला मतलब तुम लोग सुन करके भला क्या करोगे मेरी आत्मकथा को, मेरी भोली आत्मकथा, मेरी छोटी सी आत्मकथा को, मेरी कष्टों को, मेरी सारी चीजों को जान करके क्या करोगे तुम लोग। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। और कहते हैं अभी वो समय भी नहीं है, अभी ये सब कहने का समय भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है कि जो मैं सब लोगों के साथ सार्वजनिक कर सकूं, सब लोगों को अपनी कथा बता सकूं। तो ऐसा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो बहुत ही एकदम साधारण जीवन जीने वाला इंसान हूँ, इसलिए मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसको मैं सब लोगों के साथ कहूँ। और अभी जो हमारे दुख दर्द हैं, जिनको मैं भूल चुका हूँ, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, तो वो सब मेरे दुख दर्द जो थे, जो अभी शांत हैं, जिन्हें मैं याद नहीं करना चाहता, उन्हें मत फुरे दो, उन्हें मत ताज़ा करो, ऐसे घावों को फिर से ताज़ा मत करो, उन्हें शांत ही रहने दो, यही अच्छा है। इसलिए यहाँ पर कवि अपने जीवन के जो भी दुख दर्द थे उन सब को साझा करते हुए इस कविता में लिखा है। छात्रों, यहीं पर आज की ये क्लास समाप्त करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।